तो पहले हम रिवाइज करते हैं। तो रिवाइज हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। स्वतंत्रता स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो शुरुआत हुई, अंग्रेज जो है इंडिया के अंदर कब आए, इंडिया के अंदर अंग्रेज कब आए, बैटल ऑफ प्लासी के थ्रू। बैटल ऑफ प्लासी को क्या कहता जाता है, प्लासी का युद्ध। ये कब हुआ था, 23 जून 1757 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है। अब इसमें एक रॉबर्ट क्लाइव नाम का व्यक्ति था और एक सिराजुद्दौला व्यक्ति जो बंगाल के राजा थे उस टाइम पे, इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था। ठीक है। अब कुछ बेसिक पर्पस था इंडिया के अंदर, ब्रिटिशर्स का आने का एक पर्पस था, एक उद्देश्य था। क्या है वो उद्देश्य? पहला कि इंडिया को फीडर इकोनॉमी बनाना। फीडर मतलब कि इंडिया से सारा का सारा जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो लेकर जाना और अपनी इकोनॉमी को विकसित करना, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना। ठीक है जी। और क्या था इनका, इंडिया को इन्होंने बहुत ही गंदी तरीके से क्या किया, शोषण किया है, इंडिया का एक्सप्लॉइट किया। और फिर अंत में जाके 200 साल बाद हमें क्या मिली, आजादी मिली। इस चैप्टर में आप क्या देखेंगे, इस चैप्टर में आप यही पढ़ने वाले हैं कि इंडिया आजादी से पहले कैसा था और आजादी के जस्ट बाद कैसा था। ठीक है। आगे देखिए अगला क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो इसमें हम सिर्फ ये देख लेते हैं कॉलोनियल रूल का मतलब। कॉलोनियल रूल का मतलब क्या है कि ये कुछ पॉलिसीज वगैरह होती हैं कॉलोनी कॉलोनियल रूल, ये जिसे आप क्या कहते हैं, औपनिवेशिक शासन। तो इसके अंदर क्या होता है, एक होती है कॉलोनी कंट्री, एक होती है रूरल कंट्री। तो रूरल कंट्री क्या होती है, कॉलोनी कंट्री के ऊपर राज करती है और अपना ही शासन चलाती है उसके ऊपर। ठीक है। तो जैसे इंडिया क्या थी, कॉलोनी थी किसकी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ठीक है। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था आपकी। ठीक है। जहां पर लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, लोगों का रहन सहन बहुत अच्छा नहीं है, गरीब हैं लोग, वहां पर हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है। ठीक है। बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, पर कैपिटा इनकम, लोगों की आय जो है वो भी क्या है, कम है। तो ऐसी इकोनॉमी को क्या कहते हैं, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। एक होती है डेवलपिंग इकोनॉमी जो अब विकसित हो रही है ना। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब है जिसकी स्लो ग्रोथ है या फिर कोई ग्रोथ नहीं है, नो ग्रोथ है, ऐसी इकोनॉमी को क्या कहते हैं, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। ठीक है। इतना ही आपके लिए अभी काफी है। तो देखो कॉलोनियल रूल के दौरान क्या था, अब उससे पहले देखो ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया कैसा था। तो ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया कैसा था, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी इंडिया की। प्रॉस्पेरस इकोनॉमी का मतलब समृद्ध अर्थव्यवस्था, ये खुद पर सेल्फ रिलायंट था, आत्मनिर्भर था, इंडिपेंडेंट था, और यहाँ पर क्या है, डेवलप्ड इकोनॉमी थी। ये इसे कहा जाता था सोने की चिड़िया। यहां से इंडिया से बाहर क्या जाता था, सारा का सारा सामान जाता था, एक्सपोर्ट होता था, और उस टाइम पे इंडिया मस्त अपना काम चल रहा था, ये ब्रिटिशर्स के आने से पहले। और क्या था, एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब होता है कि इंडिया के अंदर उस टाइम पर 85% लोग जो थे किसके अंदर थे, कृषि के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर थे। ठीक है। तो इसको कहते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी। फिर इंडिया जो किसके लिए जाना जाता था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। जो हस्तशिल्प आपकी उद्योग है उसके लिए इंडिया पूरी दुनिया के अंदर जाता था। इंडिया से माल बन के बाहर की कंट्रियों में जाता था, बाहर की कंट्री से डिमांड आती थी कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए। तो ऐसा था इंडिया। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद या उसके दौरान कैसा हो गया, इंडिया बन गया सप्लायर, किसका, रॉ मटेरियल का। ठीक है। कच्चे माल का सप्लाई को क्या कहते हैं, पूर्तिकर्ता बन गया, और कंज्यूमर उपभोक्ता बन गया किसका, फिनिश गुड्स का। ठीक है जी। और जो ब्रिटिश रूल ने इंडिया को ऊपर राज किया तो उनका क्या था, अपनी अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्ट करना
और अपनी अर्थव्यवस्था को प्रमोट करना। प्रोटेक्ट का मतलब उसकी सुरक्षा करना और प्रमोट का मतलब उसको विकसित करना। ठीक है जी। और देखिए उस टाइम पे लो पर कैपिटा इनकम थी। पर कैपिटा इनकम में यहाँ पर आपके ये नाम पूछ ले जाएंगे किस किसने इन्वॉल्व किया था, और नेशनल इनकम भी। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया जो फॉर्मूला बताया गया था किसका बताया गया था, डॉक्टर राव का बताया गया था। और उस टाइम पे पर कैपिटा इनकम कितनी थी आपकी 0.5% और नेशनल इनकम कितनी थी 2%। एग्रीकल्चर सेक्टर फिर हमने देखा कि उस समय में एग्रीकल्चर सेक्टर आपका कैसा था। ठीक है, तो ज्यादातर लोग 85%, 85% लोग किसके अंदर डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर के अंदर ऊपर डिपेंडेंट थे। और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के पर ऊपर डिपेंडेंट थी, निर्भर थी, फिर भी उसके बाद भी इंडिया जो था सेल्फ सफिशिएंट नहीं था। किसके लिए, खाने को लेकर, खाने की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। ठीक है, अब एक टर्म आती है, एक वर्ड आता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसे आत्मनिर्भर कृषि कहते हैं। आत्मनिर्भर कृषि का मतलब ये वो कृषि होती है जिसमें आप स्वयं के खाने के लिए क्या करते हैं, खेती करते हैं, सिर्फ स्वयं के खाने के लिए। तो उसमें आपको प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। ठीक है, अब इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्टैग्नेंट हुआ, वो स्थिर रहा। तो उसके पीछे क्या क्या कारण थे। पहला कारण, ये 3 से 4 मार्क्स के अंदर ये पूरा टॉपिक पूछ लिया जाता है, आपको ये घर से जरूर पढ़कर जाना है। तो पहला कारण क्या था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर क्या था कि जो जमींदार होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदार को हायर किया कि आप जो है लोगों से, किसानों से लगान कलेक्ट करो और हमें दो उसका पैसा। तो वो क्या करते थे, जमींदार लोगों से लगान लेते थे फसल का और कुछ परसेंट अपने पास रखते थे, बाकी दे देते किसको। और इस लगान का टाइम भी क्या होता था, फिक्स होता था। ठीक है, और फिक्स अमाउंट भी होता था इनका। ठीक है जी। अब क्या है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब धीरे धीरे करके क्या होने लगा, कमर्शियलाइज होने लगी एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या है कि अब जो खेती है वो किस लिए हो रही है, पैसा कमाने के लिए, बेचने के लिए हो रही है। अब खाने अपने सिर्फ पेट पालने के लिए खेती नहीं कर रहे थे। उसकी वजह से भी इंडिया जो है पिछड़ा हुआ। यहाँ पर पिछड़ा कैसे हुआ, तो यहाँ पर हम लोग क्या उगाने लगे, कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स को मतलब जिसको कहते हैं नकदी फसल, नकद बोलते हैं, नगद, नकदी फसल उगाना चालू कर दिया। तो उससे क्या होता था, फायदा होता था। अब सारे के सारे क्या उगा रहे हैं, कैश क्रॉप्स उगा रहे हैं, नकदी फसल उगा रहे हैं। तो उससे फूड क्रॉप्स जो है, खाद्य फसल बोल लो, वो क्या है, नहीं उगा रहा कोई भी। तो खाने की कमी पड़ गई। किसकी कमी पड़ गई, खाने की कमी पड़ गई। तो उससे भुखमरी पड़ गई। तो फिर लोग कहाँ जाने लगे, किसान शहरों से खरीद खरीद के लेके आने लगे। तो ऐसी सिस्टम हुआ। अब कैश क्रॉप्स के अंदर पूछ लेगा कि कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या क्रॉप्स हैं यहाँ पर। जैसे जूट है, कॉटन है ना, इंडिगो है, ये सारी क्या है, कैश क्रॉप्स आपको देख। और क्या हुआ, तीसरा कारण था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, निम्न उत्पादकता स्तर। तो यहां पर था कि ना तो इंडिया के पास क्या था, कोई भी इरिगेशन की फैसिलिटी थी, सिंचाई करने की कोई फैसिलिटी नहीं थी। सिर्फ किसके अंदर डिपेंडेंट, किसके ऊपर निर्भर थे कि बारिश होगी तो हमारी फसल उगेगी वरना नहीं उगेगी। ठीक है जी। और देखो स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहां पर कमी थी, कोई व्यक्ति निवेश ही नहीं कर रहा था कृषि के अंदर ना। अब किसान के पास इतना बचता ही नहीं था कि वो निवेश कर पाए। जमींदार सारा का सारा पैसा लेके चले जा रहे हैं, लगान लेके चले जा रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार को कोई मतलब नहीं है। ब्रिटिश सरकार की भैया हम अपना भला करेंगे, तुम जाओ भाड़ में। ठीक है, तो ऐसा था उस टाइम पर। ठीक है जी। फिर एक टर्म आती है शेयर क्रॉपिंग। शेयर क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है कि एक जमींदार होता है, एक लैंडलॉर्ड होता है, वो अपनी हिस्से, अपनी जो जमीन है किसान को देता है खेती करने के लिए। ठीक है, और उसके बदले में जो किसान है जमींदार को उसके हिस्से, उस फसल का कुछ हिस्सा देता है। तो इसको कहते हैं शेयर क्रॉपिंग। शेयर का मतलब शेयर करना।
ठीक है जी। फिर तीसरा तीसरा नहीं, अगला कारण क्या, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। तो पार्टीशन का भी इफेक्ट पड़ा। ये तो हम यहाँ पे दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि आजादी से पहले कैसे था और आजादी के जस्ट बाद। अब आजादी के बाद क्या हुआ, पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गया, तो उससे भी इफेक्ट पड़ा। तो पाकिस्तान के अंदर क्या चले गई, जो सबसे उपजाऊ जमीन थी वो पाकिस्तान के अंदर चली गई, तो उससे खेती पर क्या पड़ा, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। ठीक है जी। फिर हमने डिस्कस किया इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का के अंदर हमने क्या देखा कि क्या क्या कारण थे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब कि जो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, ये जो भी इंडस्ट्री थी वो कैसे खत्म होने लगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला कारण हुआ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हुई। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म क्यों हुई, उसका कारण क्या है, टैरिफ पॉलिसी लेके आई, जिसे आप बोलते हैं टैक्स की पॉलिसी। तो उसमें इन लोगों ने कहा कि क्या है कि आप जो भी माल भेजेंगे यहाँ से बाहर उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा, लेकिन हम जो यहाँ से अपने ब्रिटिश में माल भेजेंगे वहां पर टैक्स नहीं लगेगा, और वहां से जो यहाँ माल आएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये कारण था। और यहाँ से क्या करते थे, सस्ते दाम पर क्या खरीद लेते थे, रॉ मटेरियल। मजबूरी हो गई क्योंकि टैरिफ पॉलिसी लगा दी, तो मजबूरी हो गई इंडिया की कि हमें क्या है, माल बेचना ही पड़ता था अपना सस्ते दामों पर, और फिर उनसे खरीदना पड़ता था इसको, क्योंकि हमें सस्ता पड़ता था वो। और क्या है, टैरिफ पॉलिसी में आप ये 3 पॉइंट याद रखेंगे कि इंडिया से कोई भी अगर माल जा रहा है बाहर तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता था। ब्रिटिश से कोई माल आ रहा है इंडिया के अंदर, उस पर कोई टैक्स नहीं। इंडिया से ब्रिटिश कोई भी माल जा रहा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब डिक्लाइन होने लगी तो उससे के भी प्रभाव पड़े। तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोजगारी हो गई, क्योंकि ज्यादातर लोग या तो एग्रीकल्चर के अंदर है या फिर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर है। तो जो अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाले तो हो गए क्या, बेरोजगार, तो वो सारे के सारे कहाँ जाने लगे, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, कृषि क्षेत्र के अंदर जाने लगे। तो कृषि क्षेत्र फिर ओवरबर्डन हो गया, वहां पर और ज्यादा बोझ हो गया। फिर अब एक खेत में अगर 4 लोगों की जरूरत है, वहां पर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या उससे फायदा होगा, नहीं होगा। एक मशीन में 2 व्यक्ति की जरूरत है, उसमें 4 लोग काम कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं। तो ऐसा उस टाइम पे सिचुएशन हो गई थी। और क्या बन गया था, इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बन गया था। फिर है लेक ऑफ कैपिटल इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। उस समय हमारे पास कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, मशीन वगैरह बनाने वाली कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी, जिसकी वजह से इंडिया का जो एग्रीकल्चर था उसको नुकसान हुआ। ठीक है, और देखते हैं और क्या है, लो। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत कम था, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था उस समय पे। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर सरकार कह रही है कि भाई अपने को तो कोई मतलब ही नहीं है, और उस टाइम पे सरकार कौन थी, ब्रिटिश सरकार थी। तो ब्रिटिश सरकार को कोई मतलब नहीं था, उनको का किसमें मतलब था कि हम रेलवेज में इन्वेस्ट करेंगे, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, और कम्युनिकेशन की फैसिलिटी को अच्छा करेंगे, और जो भी पोर्ट है, पोर्ट का मतलब क्या, बंदरगाह है, उनको हम अच्छा करेंगे। ठीक है जी। अब कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री आना चालू हुई कब, आजादी के टाइम पर। तो मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्री आना चालू हुई, जूट की, कॉटन की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी, ये सब धीरे धीरे करके आना चालू हुई। तो कॉटन की जो इंडस्ट्री थी वो कहाँ पाई जाती थी, ज्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। और जो जूट की इंडस्ट्री थी वो कहाँ पाई जाती थी, बंगाल के अंदर। तो कॉटन की इंडस्ट्री कौन रन करता था, इंडियंस रन करते थे। और जूट की जो इंडस्ट्री थी, जूट की जो मिल्स थी, वो कौन रन करता था, फॉरेनर्स के द्वारा ज्यादातर चलाई जाती। फिर उस टाइम पे टाटा भाई साहब आए लेकर टिस्को, टिस्को डिस्को टिस्को। तो यहाँ पर ये क्या लेके आए, टिस्को। टिस्को में क्या था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और ये कब लेकर आए थे, 1907, 1907 बोल दो आप। तो इन्होंने कहा लेकर आए थे, जमशेदपुर बिहार में। ठीक है,
अब ये सारी इंडस्ट्री तो हो ही रही थी, और भी इंडस्ट्री धीरे धीरे आ रही थी, जैसे शुगर की है इंडस्ट्री, सीमेंट की है, पेपर की है, ऐसी ये भी इंडस्ट्री आने चालू थी। फिर हमने देखा फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार कैसा था? कैसा था विदेशी व्यापार? उस टाइम पे विदेशी व्यापार था ही क्या? इंडिया सिर्फ किससे व्यापार कर रहा है? ब्रिटिश के साथ, ब्रिटेन के साथ सिर्फ व्यापार कर रहा है। और अगर कर भी रहा था तो किस किस के साथ कर रहा था? सिर्फ चाइना, श्रीलंका, भूटान, जो भी आसपास के देश थे, ईरान, इनके साथ। ठीक है, तो देखो क्या हुआ कि इंडिया को इन लोगों ने क्या बना दिया? एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड और इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बना दिया। कि इंडिया से सारा का सारा रॉ मटेरियल जा रहा है ब्रिटिश में, और ब्रिटिश से फिनिश्ड गुड्स आ रहा है इंडिया के अंदर। और एकाधिकार हो गया, मोनोपोली कंट्रोल हो गया ब्रिटिश सरकार का, कि सारा हम देखेंगे। ठीक है, तो वो सारा का सारा फॉरेन ट्रेड देखते थे। ठीक है जी, आगे देखो क्या हमने देखो कि एक स्विस कैनाल की ओपनिंग की गई, जिससे इनका फायदा हुआ। स्विस कैनाल के अंदर क्या था, ये पूछ लिया जाएगा। तो स्विस कैनाल क्या है? एक आर्टिफिशियल रास्ता बनाया गया, मैन मेड रास्ता बनाया गया, जो कि कहां से? इंडिया से लेकर डायरेक्ट लंदन के लिए। पहले क्या पड़ता था? ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत लंबा रूट कवर करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ? स्विस कैनाल से उनको कम रास्ता, कम टाइम, कम पैसा और कम समय के अंदर उनको सारी चीजें मिल जाती थी। और ये कब आया था? 1869 में आया था, ये डेट याद रखना है। अच्छा जी, और देखिए क्या है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ड्रेन ऑफ ब्रिटिश, यहां पर क्या हो गया? तो इंडिया क्या बना? इंडिया बन गया एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स और एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बन गया था। तो उसकी वजह से देखो क्या हुआ कि ये लोग अब जो यहां से पैसा कमा रहे हैं, इंडिया से पैसा कमा रहे हैं, तो वो कहां पे लगाते थे ब्रिटिश सरकार? ये क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या उन्होंने लगा रहे थे कि जो भी ब्रिटेन के अंदर खर्चा हो रहा है सारा का सारा, वो वो खर्चा कहां से आ रहा था? इंडिया से सारा का सारा वो खर्चा इनकर किया जा रहा था। और क्या हो रहा था? ब्रिटिश सरकार जो भी लड़ाइयां लड़ रही है, तो इंडिया से जो पैसा कमाया जा रहा है सारा उसके अंदर जा रहा है। और ब्रिटिश ऑफिसर्स जो भी हैं, इनविजिबल आइटम्स के ऊपर खर्चा हो रहा था। ब्रिटिश सरकार के जो भी ऑफिसर्स यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी सारी की सारी फैसिलिटीज, उनकी सर्विसेज के लिए पैसा खर्च होता था। जैसे मैंने डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई ऑफिसर बीमार पड़ जाता था तो ब्रिटेन से आता था एक व्यक्ति, डॉक्टर आता था, तो उसके आने का खर्चा, उसके जाने का खर्चा, उसके रहने का खर्चा, सब कुछ इंडिया के पैसे से होता था। ठीक है जी, अब जो हमें आज स्टार्ट करना है दैट इज व्हाट? डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन को आप क्या कहते हैं? जनसंख्यीय स्थिति। उस समय पर जनसंख्यीय स्थिति, हमारी जनसंख्या स्थिति, डेमोग्राफी का बेसिकली मतलब अगर कहा जाए कि जो जनसंख्या है आपके, उसके क्या गुण थे। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब कि जनसंख्या के क्या गुण थे उस समय पर, कैसी जनसंख्या थी हमारी। तो यहां पर हमें वही पढ़ना है। तो डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल फीचर्स ऑफ स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी। तो यहां पर क्या हुआ कि उस समय पर जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी, हमारी जनसंख्यीय स्थिति थी, कैसी थी? तो ब्रिटिश रूल के दौरान क्या हुआ? पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था तो थी हमारी, और पिछड़ी हुई को बोलते हैं बैकवर्ड, और स्टैग्नेंट को बोलते हैं रुकी हुई अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हिंदी में पढ़ो। ब्रिटिश शासन के दौरान की जनसंख्या स्थिति ने एक स्थिर और पिछड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी विशेषताओं को दर्शाया। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे पहला जो सेंसस हुआ था, सेंसस का मतलब जनगणना, वो कब शुरू हुआ था? चेक किया गया कि इंडिया के अंदर कितनी जनसंख्या है, तो वो कब हुआ था? 1881 के अंदर, ये डेट याद रखना। ठीक है, उसके बाद
धीरे धीरे करके क्या होने लगा, हर 10 साल में, क्या, हर 10 साल में जनगणना करना चालू हो गया। सबसे पहला कब हुआ, 1881, फिर उसके बाद 1891, फिर उसके बाद 18 नहीं 1901 में हुआ, फिर उसके बाद ऐसे करके 10-10 साल के अंदर होने लगा। 2020 में भी होना था, 2021 में आना था, बट वो आया नहीं, किसके अंदर, कोविड की वजह से नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहला वो हुआ था, और सबसे लास्ट अभी तक का कौन सा हुआ है, 2011 का अभी तक का लास्ट जनगणना हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखिए, तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आ जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स के अंदर ये आ जाएगा, क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब जनसंख्यीय संक्रमण। ट्रांजिशन का मतलब कैसे कैसे जनसंख्या बढ़ी, या कैसे कैसे उसके स्टेजेस हुए। तो पहला स्टेज में जनसंख्या क्या थी हमारी, कि जनसंख्या पहले चरण में हाई बर्थ रेट था। बर्थ रेट का मतलब आपको पता है क्या, कि प्रति साल, हर साल में कितने लोग पैदा हो रहे हैं, उसको कहते हैं बर्थ रेट। और डेथ रेट का मतलब क्या है, कितने लोग मर रहे हैं हर साल, उसको कहते हैं डेथ। तो यहां पर क्या है, हाई बर्थ रेट था उस समय पहले कंडीशन में, और डेथ रेट भी हाई था। फिर दूसरा स्टेज आया, दूसरे स्टेज में क्या हुआ, बर्थ रेट तो हाई था, लेकिन डेथ रेट क्या हो गया, लो हो गया। और तीसरी अवस्था में क्या हुआ, कि आपका बर्थ रेट क्या हो गया, लो हो गया, और डेथ रेट भी लो हो गया। तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब कोई ट्रांसफॉर्म होना, आपकी जनसंख्या ऐसे ऐसे करके परिवर्तित हुई। ठीक है जी, पहले चरण में, दूसरे चरण में, और तीसरे चरण में। अब इसके बाद आता है 1 नंबर का क्वेश्चन, यहां से वहां से पूछ लेगा, तीनों चरण के बारे में पूछ लेगा, पहले चरण में कैसा था, दूसरे चरण में कैसा था, तीसरे चरण में कैसा था। अब 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से ही पूछ लेता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो क्या पूछ लेगा, 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जिसे क्या कहा जाता है, महान विभाजन का वर्ष। तो यहां पर अगर हम देखें, क्या देखें, बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। आपको समझ में आया, पहली स्टेज में क्या थी, कि हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट। इस समय, किस समय, 1921 के टाइम पर इंडिया कौन सी स्टेज में था, पहली स्टेज पे था। ठीक है, और सेकंड स्टेज पर कब आया, इसके बाद आया, 1921 के बाद सेकंड स्टेज पर आया। सो 2021 इज डिस्क्राइब्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, इसलिए इस साल को क्या कहा जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। समझ में आया, इस साल को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, महान विभाजन का वर्ष क्यों कहा जाता है, इससे पहले इंडिया कैसा था, पहली अवस्था में था, उसके बाद दूसरी अवस्था में आना, इसलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। ठीक है जी, इतना समझ में आ रहा है पहले। अब देखो, और देखो क्या है, डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इज डिस्क्राइब्ड इन फॉलोइंग पॉइंट्स। अब हमारी स्थिति कॉलोनियल रूल के दौरान, डेमोग्राफिक कंडीशन, जनसंख्यीय स्थिति आपकी कैसी थी, तो वो यहां पर बताया गया है। पहली स्थिति क्या थी, हाई बर्थ रेट है, डेथ रेट, ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं। बर्थ रेट का मतलब क्या है, रिफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर, हर 1000 पर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं एक साल के दौरान। हाँ? समझ में आया, हर 1000 व्यक्ति पर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसको कहते हैं क्या, बर्थ रेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, जन्म दर। और मृत्यु दर किसे बोलते हैं, कि हर 1000 व्यक्ति में हर साल पर कितने लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर देखो बर्थ रेट कितना था हमारा, 48% पर 1000, कितना था, 48 पर 1000, कि हर 1000 व्यक्ति पर बर्थ रेट कितना था, 100।
कि अगर मान लो 1000 लोग हैं तो उनके ऊपर 48 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। और डेथ रेट कितना था, 40%, 40 था, कितना 40 था 1000 लोगों के ऊपर, कि अगर 100 लोग हैं तो उनके ऊपर कितना है, 40 लोग मर रहे हैं 100,000 में से, ठीक है जी। तो ये था, हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट भी था। अब उसके बाद क्या आया, डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफी के अंदर जनसंख्या के सारे गुण आते हैं, जनसंख्या कैसी थी। तो बर्थ रेट आपने देख लिया। अब क्या देखते हैं हम, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब साक्षरता, पढ़े लिखे लोग जो थे उस समय पे कम थे। तो कितने लोग पढ़े लिखे हुए थे, तो यहां पर देखो 16% से भी कम, कितने 16% से भी कम जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे। और फीमेल की अगर बात करी जाए तो 7% सिर्फ फीमेल जो थी वो पढ़ी हुई थी। टोटल पॉपुलेशन में 16% और उसमें से 7% सिर्फ फीमेल पढ़ी लिखी, ठीक है। बाकी 9% आप बोल सकते हैं 9% पुरुष थे, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, पुअर हेल्थ फैसिलिटी। तो डेमोग्राफी में सारी आपकी क्वालिटीज आएंगी। तो वहां पर हेल्थ की फैसिलिटी इस टाइम पर कैसी थी, पुअर थी। पुअर का मतलब कैसा, यहां पर देखो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी वर ईदर अनअवेलेबल टू अ लार्ज मास ऑफ पॉपुलेशन और वर हाईली इनएडिक्वेट। तो वही बताया गया है कि या तो फैसिलिटी थी नहीं, ठीक है, और अगर बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है हमारी जनसंख्या है, थी नहीं उनके पास फैसिलिटी, कोई भी हेल्थ की नहीं। उस टाइम पे आपने देखा होगा चिकन पॉक्स की भी बीमारी आई थी एक, तो किसकी वजह से आई थी, क्योंकि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी। तो इसकी वजह से क्या कारण हुआ, इसका कारण क्या, इसके एज अ रिजल्ट क्या हुआ इसका, हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी तो जैसे मैंने बताया चिकन पॉक्स आपका आया, तो उस टाइम पे बहुत सारी बीमारियां फैलने लगी, ठीक है। और देखो क्या कंडीशन थी, हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, उच्च शिशु मृत्यु दर। तो उस समय पर बच्चे जो थे वो क्या थे, बहुत ज्यादा। तो कितने थे, देखो यहां पर लिखा है, पढ़ते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिफर्स टू इन्फेंट डाइंग बिफोर रीचिंग 1 year ऑफ एज पर थाउजेंड लिव बर्थ इन अ ईयर। अब इसका मतलब है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि कितने बच्चे जो हैं 1 साल से कम उम्र के मर रहे हैं हर 1000 लोगों पर 1 साल के अंदर, उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उच्च शिशु दर। उच्च शिशु मृत्यु दर कहते हैं उसे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो उस समय पर कैसा था हमारा, 218,000 में से 218 बच्चे मर रहे हैं, ऐसी कंडीशन थी। और 2017 में कितना आया, 44 आया। तो ये आपका 2017 में, 2017 नहीं है 2011 में है। कब आया ये, 2011 में आया, ठीक है जी। और देखो क्या है, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, जो लोगों की आयु थी या कितना जी सकते हैं वो कितना था, लो था, ठीक है। अब ये होता क्या है, देखो ये वही है कि हर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट refers to average number of years for which people are expected to live। तो इसका मतलब वही है कि कितने सालों तक एक व्यक्ति जिंदा रह सकता है। तो उस समय पर क्या एज थी, 44 साल तक कोई एक व्यक्ति जिंदा रह सकता। एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, आप सिंपल से बोल दो, जीवन प्रत्याशा,
ठीक है, कि कितनी आशा कर सकते हैं हम जिंदा रहने की। अब इसके बाद देखो क्या है, वाइल्ड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी भी आपकी बहुत अच्छी थी उस समय पर। कैसी कैसी गरीबी थी देखो, जरा पढ़ें अगर, तो क्या है, देयर वॉज नो रिलायबल डेटा अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। इसके ऊपर, गरीबी कितनी थी कितनी नहीं थी, उसके ऊपर हमारे पास कोई भी एक भरोसेमंद डेटा तो नहीं है, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है, बट देयर इज नो डाउट दैट एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। लेकिन इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है कि उस समय पर कॉलोनियल रूल के दौरान बहुत भयंकर गरीबी थी। ठीक है, द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, the overall standard of living of common people in India was very low and there was widespread poverty in country। तो यहां पर देखा जाए ओवरऑल जो समान लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या थी, बहुत ही कम थी। लोग अच्छे से खाने पीने को नहीं है, ना पहनने को है, भाई बोलते ना कपड़ा गाड़ी मकान, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी भी नहीं थी, खाने को भी नहीं था, कपड़ा भी नहीं था, और मकान, ये सारी चीजें नहीं। लिविंग स्टैंडर्ड के लिए ये तीन चीजें होना जरूरी है, कपड़ा गाड़ी मकान। तो उस टाइम पे ये चीज थी, और आज के समय पे भी ये चीज देखने को मिलती है, बट थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है जी।